Good afternoon. Hello friends, this is Supriya. I hope you all are good. Welcome to my channel. And today in this video we will read chapter 6, Niyuktikaran. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. नियुक्तिकरण का मीनिंग। नियुक्तिकरण से अभिप्राय योग्य एवं कुशल व्यक्तियों को काम पर लगाने से है। नियुक्तिकरण का बेसिक जो मीनिंग है वो क्या है, हायरिंग से है। मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वैकेंसीज निकलती हैं तो उस पोस्ट पर हमें हायरिंग करनी होती है। वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, तो उनको हायर करने का मतलब क्या होता है, नियुक्तिकरण कहलाता है उसको। मतलब हम उन वैकेंसीज पर कैसे वर्कर्स को रखेंगे, कुशल व्यक्तियों को काम पे लगाने का मतलब है कि हम पहले उनकी कुशलता को देखते हैं, उसके बाद में उनको हायर करते हैं। जैसे कि हम इंटरव्यू के बेस पर करते हैं। अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो ही हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति कितना कुशल है और उसी के बेस पर हम उसे हायर करते हैं। उसे क्या कहते हैं, नियुक्तिकरण। अब नियुक्तिकरण के कुछ महत्व हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारी खोजने में सहायता करता है। ये क्या करता है, जो डिफरेंट पद होते हैं उन पर हमें योग्य कर्मचारी चाहिए होते हैं, तो उन योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, यह सही व्यक्ति को सही काम पर लगाकर बेहतर निष्पादन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, उचित तथा अच्छा नियुक्तिकरण संगठन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, ये संगठन में ज़रूरत के अनुसार कर्मचारी को नियुक्त कर अधिक श्रम लागत को कम करने तथा मानव संसाधन का पूर्ण प्रयोग करने में सहायता करता है। ये क्या करता है, ये संगठन में ज़रूरत के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करता है, उसके बाद में उनको अधिक श्रम लागत को कम करने, जो अधिक श्रम हमें देना पड़ेगा, लागत जो होती है उसको कम करने तथा मानव संसाधन का पूर्ण प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका आता है, ये कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में सहायता करता है। ये जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट करने में सहायता करता है। अब आपके आते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण। फर्स्ट इसमें क्या है, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना। सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि संगठन में कितनी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं मतलब, तथा किस पद पर काम कर रहे हैं। उसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि संगठन में और कितने कर्मचारी की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी संख्या में कार्य कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं वो कितनी संख्या में कार्य कर रहे हैं तथा किस पद पर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा पद खाली है और हमें कितनी कर्मचारियों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो उसे कहते हैं मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना। नेक्स्ट आपका भर्ती। संभावित कर्मचारियों को संगठन में नौकरी के लिए आवेदन देने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। भर्ती क्या है, संभावित जो कर्मचारी होते हैं उनको संगठन में नौकरी देने के लिए, आवेदन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है जिसे हम भर्ती कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से आवश्यक कर्मचारियों की खोज की जाती है। डिफरेंट स्रोत से हम क्या करते हैं, जो हमें नीडी कर्मचारी हैं जिनकी हमें ज़रूरत है उनकी खोज की जाती है तथा उन्हें संगठन में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है चयन। इसमें नौकरी के लिए आवेदन देने वाले व्यक्तियों में से विभिन्न कार्यों के लिए योग्य व्यक्तियों को चुना जाता है। यह परीक्षाओं, डॉक्टरी जांच आदि के माध्यम से किया जाता है। चयन में क्या होता है, इसमें नौकरी के लिए जो आवेदन करते हैं देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको विभिन्न कार्यों के लिए योग्य व्यक्तियों को चुना जाता है। डिफरेंट कार्य के लिए योग्य कर्मचारियों को चुना जाता है। अब चुनने के बाद में क्या, उनकी परीक्षाएं होती हैं, डॉक्टरी जांच होती है, उन सभी के माध्यम से फिर उनको हायर किया जाता है और उनका चयन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है अनुस्थापन तथा अभिविन्यास। सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाने की प्रक्रिया को अनुस्थापन कहते हैं। क्या कहने का मतलब है कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर जो लगाने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अनुस्थापन कहते हैं। जब भी किसी नए कर्मचारी का चयन किया जाता है तो उसे काम पर लगाया जाता है, अतः नए कर्मचारियों को काम पर लगाना ही अनुस्थापन कहलाता है। मतलब क्या है, जब हम किसी न्यू कर्मचारी को हायर करते हैं तो उसको हायर करने के बाद में उसे उसके जो जिस कार्य में वो स्पेशलिस्ट होता है उस कार्य में उसे लगाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं अनुस्थापन। अब आपका आता है अभिविन्यास। अभिविन्यास क्या होता है, नए कर्मचारी को संगठन से परिचित करने की प्रक्रिया को अभिविन्यास कहते हैं। जो हमारे न्यू कर्मचारी होते हैं जिनको हमने हायर किया, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका क्या है, उनको ऑर्गेनाइजेशन से परिचित कराना, और उस परिचित कराने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम प्रोसेस कहते हैं।
और उस प्रोसेस को हम अभिविन्यास कहते हैं। जब किसी नए कर्मचारी का चयन किया जाता है तो उसे संगठन के साथी कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों आदि से मिलवाया जाता है तथा परिचय करवाया जाता है। कहने का क्या मतलब है, जब हमारे कंपनी में कोई न्यू एम्प्लॉय हायर किया जाता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से भी परिचित कराया जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग नहीं है, उसमें कितने और भी अदर एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद में उनको उन सभी से मिलवाया जाता है, जिसे हम कहते हैं अभिविन्यास। नेक्स्ट आपका आता है प्रशिक्षण तथा विकास। प्रशिक्षण कर्मचारियों के कौशल, कार्य करने की क्षमता तथा योग्यता बढ़ाने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण जो है वो हमारे कर्मचारियों के कौशल, कार्य करने की क्षमता तथा योग्यता बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। यह कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने में सहायता करता है। ये क्या करता है? ये हमारे जो वर्कर्स होते हैं उसके ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने में सहायता करते हैं। प्रशिक्षण थोड़े समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? बहुत शॉर्ट टर्म वाली प्रोसेस है, ये बहुत कम टाइम तक चलता है। विकास से अभिप्राय व्यक्ति के पूर्ण विकास से है। विकास का मतलब क्या है? यहाँ पे विकास का मतलब है जो वर्कर्स हैं उनके पूर्ण विकास से है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा जो प्रशिक्षण है वो क्या है? थोड़े समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो विकास है वो कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण क्या है? ये हमारे कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में सहायता करता है, और विकास क्या है? ये व्यक्ति के पूर्ण विकास में सहायता करता है। अब नेक्स्ट आपका आता है निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ है यह मापना कि कर्मचारियों को जो काम सौंपा गया था उसने वो पूरा किया है या नहीं। निष्पादन और मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कर्मचारियों को जो काम सौंपा गया है उसमें ये मापा जाता है, ये देखा जाता है कि उसने वो काम किया है या नहीं। ये देखना कि यदि पूरा किया गया है, ये देखना होता है कि यदि उसने कार्य को पूरा किया है तो कितने अच्छे से किया है। इसी के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है। कहने का क्या मतलब है? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कार्य सौंपा जाता है। अब ये देखना होता है कि उन्होंने उस कार्य को किस तरीके से किया है, अच्छे से किया है या अच्छे से नहीं किया है, सही टाइम पे किया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, उसके कार्य की प्रोसेस को देखते हुए, उसके कार्य को करने के प्रति जो उसका मन है, उसने किस तरीके से उस काम को किया है, मोटिवेट हुआ है, उसने क्या क्या सीखा है, इन सभी चीज़ों को, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को देखने के बाद क्या होता है? हमारा प्रमोशन होता है। उसे हम कहते हैं निष्पादन मूल्यांकन। अब नेक्स्ट आपका आता है भर्ती। भर्ती का क्या मतलब होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें संभावित कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है। भर्ती क्या है? हमारी वो प्रक्रिया होती है जिसमें संभावित कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है कि वो संगठन में कार्य करने के लिए आवेदन दें। क्या होता है? कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने के लिए वहाँ पे आवेदन करें। इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से आवश्यक कर्मचारियों की खोज की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? हमें डिफरेंट स्रोत से जो हमारी नीड है, हमें जिन कर्मचारियों की हमें नीड है, एम्प्लॉयज़ की, उनकी खोज की जाती है तथा उन्हें संगठन में नौकरी देने के लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है? उन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के लिए आवेदन पत्र होता है उसे भेजने के लिए मोटिवेट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। उसे हम कहते हैं भर्ती। अब भर्ती के दो स्रोत होते हैं, एक होता है आंतरिक स्रोत इंटरनल, और दूसरा होता है बाहरी स्रोत। क्या होता है? एक्सटर्नल। अब हम देखते हैं भर्ती के आंतरिक स्रोत। भर्ती के आंतरिक स्रोत का अर्थ है संगठन के अंदर से कर्मचारियों को प्रेरित करना कि वो नौकरी के लिए आवेदन करें। कहने का क्या मतलब है? कि आंतरिक स्रोत का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हमें कर्मचारियों को प्रेरित करना होता है कि वो नौकरी के लिए आवेदन करें। इसे हम कहते हैं आंतरिक स्रोत। भर्ती के आंतरिक स्रोत की विधियाँ। अब इसके कुछ प्रोसेस हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है स्थानांतरण। इसमें कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना शामिल है। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? कि इसमें हम कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जैसे यदि संगठन के एक विभाग में कर्मचारियों की कमी है तो दूसरे विभाग से कर्मचारियों को वहां भेजना, या कर्मचारियों को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना स्थानांतरण कहलाता है। मतलब हमारा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? कि इसमें कर्मचारी जो होते हैं, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो एक डिपार्टमेंट में वो कार्य कर रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट में वहाँ पे वर्कर्स की नीड है।
तो वो क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उस वर्कर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर एक कार्य को वो कर रहा है, वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो दूसरा कार्य है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, उसको उस कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसे कहते हैं स्थानांतरण। नेक्स्ट आपका आता है पदोन्नति। पदोन्नति क्या होता है, पदोन्नति का अर्थ होता है कर्मचारियों को निम्न पद से उच्च पद पे भेजना, मतलब छोटे लेवल से हाई लेवल पे भेजना, ठीक है, उसे कहते हैं पदोन्नति। पदोन्नति में कर्मचारियों को ऐसे पद पर भेजा जाता है जो अधिक सुविधाजनक हो, जहां अधिक वेतन तथा अधिक जिम्मेदारी हो। कहने का क्या मतलब है, जैसे किसी कंपनी में किसी को हायर किया गया, तो वो फर्स्ट पे अगर एज अ सेल्समैन हायर हुआ है, फिर धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता है, HR होता है, फिर मैनेजर होता है, ऐसे करके उसका प्रमोशन होता है, तो उसे हम कहते हैं पदोन्नति। और उसमें क्या होता है, उसको वहाँ पे अधिक वेतन भी मिलता है और अधिक जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं, उसे हम कहते हैं पदोन्नति। नेक्स्ट आपका आता है अस्थायी अलगाव, ले ऑफ। इसका मतलब होता है ले ऑफ। अस्थायी रूप से अलग किए गए कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाना अस्थायी अलगाव कहते हैं। अस्थायी अलगाव का मतलब क्या होता है कि कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाना। अगर हमने कर्मचारियों को उस काम से हटा दिया है तो उनको वापस से उस काम पे बुलाना, ये हमारा कहता है अस्थायी अलगाव। कभी कभी कुछ कर्मचारियों को थोड़े समय के लिए संगठन से अलग कर दिया जाता है तथा कुछ समय बाद यदि किसी पद पर कर्मचारी की ज़रूरत होती है तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है, इसे ही ले ऑफ कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, अब उस ऑर्गेनाइजेशन को आपकी नीड नहीं है, या फिर किसी और रीज़न से उन्होंने आपको कुछ मंथ के लिए लीव पर भेज दिया, 6 मंथ के लिए लीव पे भेज दिया, 2 मंथ्स के लिए, या फिर आपको हटा दिया, तो उसे दोबारा से अगर आपकी नीड है और उनको उस काम पे आपको बुलाना है, तो वो जब आपको बुलाएंगे उस चीज़ को हम कहते हैं ले ऑफ। नेक्स्ट आपका आता है आंतरिक स्रोत के कुछ लाभ। आंतरिक स्रोत के लाभ में आपके आते हैं, फर्स्ट आता है कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। कर्मचारी क्या होता है, अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, ये एक आसान प्रक्रिया है। कर्मचारी के प्रशिक्षण पर समय बर्बाद नहीं होता, यह सस्ती प्रक्रिया है। आंतरिक स्रोत की सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसमें क्या होता है आपका, फर्स्ट आता है संगठन में नए विचार तथा प्रतिभाएं नहीं आती। इसकी सीमाओं में फर्स्ट पॉइंट आपका आता है संगठन में नए विचार तथा नई प्रतिभाएं नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कर्मचारियों के बीच प्रतियोगिता बढ़ जाती है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, हो सकता है कर्मचारी अपने कार्य को सही से ना करें यदि उन्हें पता है कि कुछ समय बाद उनकी पदोन्नति अवश्य हो जाए। कहने का क्या मतलब है, हो सकता है कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो अपने कार्य को सही तरीके से ना करें, क्योंकि उनको लगता होगा कि उनकी जो पदोन्नति है, उनका जो प्रमोशन है, वो कुछ टाइम के बाद आवश्यक हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कर्मचारियों की लगातार स्थानांतरण से उत्पादन क्षमता घट जाती है। अगर हम कर्मचारियों को लगातार कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र करते रहेंगे तो उससे क्या होता है, उनकी उत्पादन की जो क्षमता है वो घट जाती है। फिर नेक्स्ट है नई संस्था भर्ती के आंतरिक स्रोतों का प्रयोग नहीं कर सकती। जो नई ऑर्गेनाइजेशन होती है, नई कंपनियां होती है, नई संस्था होती है, वो भर्ती के आंतरिक स्रोतों का प्रयोग नहीं कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है आपका बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत में क्या होता है, बाहरी स्रोत का अभिप्राय है जब कंपनी रिक्त पदों के लिए बाहर से आवेदन प्राप्त करती है तो उसे भर्ती के बाहरी स्रोत कहते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल स्रोत होता है उसे हम क्या कहते हैं, जब कंपनी रिक्त पदों के लिए बाहर से आवेदन प्राप्त करती है तो उसे हम बाहरी स्रोत कहते हैं। अब भर्ती के बाहरी स्रोत की भी कुछ प्रोसेस हैं, कुछ विधियां हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है प्रत्यक्ष भर्ती। संगठन के सूचना बोर्ड पर रिक्त पद से संबंधित जरूरी सूचना का विवरण दिया जाता है। नौकरी के इच्छुक एक निश्चित तिथि पर वहां एकत्रित होते हैं तथा वहीं उनका चयन किया जाता है। प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक सूचना बोर्ड होता है, उस पर रिक्त पद से संबंधित सूचना का विवरण दे दिया जाता है। जैसे कि किसी भी कंपनी में कोई वैकेंसी निकली हुई है तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट करता है ना, तो वो वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर या अपनी कंपनी के बाहर एक स्लिप लगा देते हैं जिस पर वो अपनी पूरी वैकेंसी का विवरण दे देते हैं। वैसे ही सूचना बोर्ड पर वो संबंधित सूचना दे दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जो नौकरी के लिए इच्छुक होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्या होता है, वहाँ पे एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद में उनमें से ही उनका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू लेने के बाद में उनका चयन किया जाता है। उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष भर्ती। नेक्स्ट आपका आता है
प्रतीक्षा सूची। अनेक बड़े व्यावसायिक उपक्रम अपने कार्यालय में प्रतीक्षा सूची रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनको बुलाया जा सकता है। प्रतीक्षा सूची का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ को वेटिंग लिस्ट में डालकर रखते हैं, प्रतीक्षा में रखते हैं, और जब उनकी नीड होती है तो उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, उनको वहाँ पे तब हायर किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रतीक्षा सूची। नेक्स्ट आपका आता है विज्ञापन। ये भर्ती का ऐसा स्रोत है जिसमें पत्र पत्रिकाओं में खाली पद से संबंधित जरूरी विवरण देकर भर्ती की जाती है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है? ये भर्ती का एक ऐसा स्रोत होता है जिस कंपनी में हमें नीड होती है उस कंपनी में हम क्या कहते हैं, उस कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद में न्यूज़पेपर में हम उन वैकेंसीज़ को छाप देते हैं। उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं विज्ञापन। नेक्स्ट आपका आता है रोजगार कार्यालय। नौकरी तलाशने वाले इन कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराते हैं तथा जिन संगठनों को कर्मचारियों की आवश्यकता होती है इन रोजगार कार्यालयों में संपर्क करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो जिनको नीड होती है नौकरी की, जो चाहते हैं कि वो काम करना चाहे तो वो नौकरी तलाशते हैं। अब नौकरी तलाशने वाले क्या करते हैं, अपना नाम दर्ज कराते हैं। जिन संगठनों को, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को उसकी नीड होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं, रोजगार कार्यालयों से संपर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है महाविद्यालय से भर्ती। बड़े संगठन, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं के साथ विभिन्न नौकरियों की भर्ती के लिए संपर्क रखते हैं। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो और अलग अलग संस्थाएं होती है जहाँ पे हमें कोर्सेज करवाए जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, वो उनसे संपर्क रखते हैं। तो उनसे क्या करते हैं, वहाँ से वो डायरेक्टली उन बच्चों को हायर कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि हम अगर इग्नू से परीक्षा दे रहे हैं या इग्नू से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती है, तो हमको डायरेक्टली वहाँ से भी हायर कर लिया जाता है। अगर हम कहीं से कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं या कोई अलग से कोर्स कर रहे हैं, तो उन कोर्स को करने के बाद में वहाँ पे भी दिया रहता है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो वो क्या होता है, वो ऑलरेडी किसी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको डायरेक्टली वहाँ से हायर कर लिया जाता है, उसे हम कहते हैं महाविद्यालयों से भर्ती। नेक्स्ट आपका आता है सिफारिशें। वर्तमान कर्मचारियों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदक अथवा उनके अपने मित्र तथा संबंधी भर्ती का अच्छा स्रोत सिद्ध होते हैं। सिफारिश का मतलब क्या होता है कि हम लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में वर्किंग है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे सिफारिश करते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसको नौकरी चाहिए, या फिर कोई मेरा रिलेटिव है, उसको नौकरी की नीड है या उसको काम करना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी सिफारिश करते हैं और उसको वहाँ पर भर्ती दिला देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिफारिशें। अब नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट द्वारा भर्ती। इंटरनेट द्वारा भर्ती का मतलब क्या होता है, कुछ संस्थाओं ने कुछ विशेष वेबसाइट विशेष रूप से बनाए हैं जो कार्य पाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को नौकरी से संबंधित सूचनाएं देते हैं। जैसे कि हमारा अपना ऐप हो गया, इंडीड जॉब हो गया, और इसके अलावा भी कितनी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे और भी अलग अलग वेबसाइट हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हमको जो भी जॉब चाहिए होती है उसकी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती रहती है, वहाँ पे वैकेंसीज निकली रहती है। अगर हमको वो नीड होती है तो हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद में हम वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेट द्वारा भर्ती। अब भर्ती के बाहरी स्रोत के कुछ लाभ हैं, जिसमें आपका आता है भर्ती के बाहरी स्रोत के कुछ लाभ है, जिसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है यह संगठन में योग्य कर्मचारियों को आवेदन देने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट, प्रबंधकों के पास विस्तृत विकल्प उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट, संगठन में नए विचार तथा नए कौशल का समावेश होता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना का भी विकास होता है और रोजगार के नए अवसरों में भी वृद्धि होती है। ये हमारे बाहरी स्रोतों के कुछ लाभ होते हैं। अब भर्ती के बाहरी स्रोत की सीमाएं, इसके कुछ सीमाएं भी हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, इससे वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पहले से ही कर्मचारी वर्किंग होते हैं उनकी असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, ये एक महंगी प्रक्रिया है क्योंकि विज्ञापन आदि पर अधिक खर्च हो जाता है। जो हमारा बाहरी स्रोत है वो क्या है, एक महंगी प्रक्रिया है, उस पर क्या होता है, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो उस एडवर्टाइजमेंट पे अधिक खर्च हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, ये एक जटिल तथा लंबी प्रक्रिया है, ये एक जटिल और लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट, कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि पर काफ़ी धन तथा समय बर्बाद होता है। अगर हमें कर्मचारियों को हायर करना होता है तो कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर क्या होता है, काफ़ी धन तथा समय बर्बाद होता है। इसमें कुछ भर्ती के बाहरी स्रोत की सीमाएं हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगती है।
नेक्स्ट आपकी आती हैं भर्ती के बाहरी स्रोतों की सीमाएं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट, ये एक महंगी प्रक्रिया है क्योंकि विज्ञापन आदि पर अधिक खर्च हो जाता है। महंगी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च हो जाता है। यह एक जटिल तथा लंबा प्रोसेस है। ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा जटिल और एक लंबी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि पर काफ़ी धन तथा समय बर्बाद हो जाता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है प्रशिक्षण की विधियां। प्रशिक्षण की कुछ विधियां हैं जिसमें क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षण की कुछ विधियां हैं जिसमें क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता सभी प्रकार के संगठन में होती है। इसलिए प्रत्येक संगठन अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करती है। जैसे क्या होता है, कार्य पर प्रशिक्षण और दूसरा होता है कार्य से परे प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की जो दो विधियां हैं वो कौन कौन सी है? पहली है आपका कार्य पर प्रशिक्षण और दूसरा है कार्य से परे प्रशिक्षण। तो पहला देखते हैं कार्य पर प्रशिक्षण। इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को एक मशीन व प्रयोगशाला में किसी विशेष कार्य को करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद में क्या होता है, प्रशिक्षार्थियों को विशेषज्ञों के अंतर्गत कार्य करना, मशीन का उपयोग करना, वो कार्य को क्रम आदि को सिखाया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे प्रशिक्षार्थी होते हैं उनको एक मशीन व प्रयोगशाला के अंतर्गत एक प्रैक्टिकल रूम के अंदर मशीन पर किसी कार्य को करने को कहा जाता है और फिर उनको ये बताया जाता है कि उस कार्य के अंतर्गत कैसे कार्य करना है, मशीन को कैसे यूज़ करना है, उस कार्य को किस क्रम में करना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है। तो उसे हम कहते हैं कार्य पर प्रशिक्षण। अब आपकी आती है कार्य पर प्रशिक्षण की मुख्य विधियाँ, जिसमें आपका फर्स्ट आता है अभिविन्यास प्रशिक्षण। अभिविन्यास से अभिप्राय संगठन के नए कर्मचारियों को संगठन के अन्य पूर्व कर्मचारियों से और संगठन से परिचित करने से है। अभिविन्यास का अभिप्राय क्या है? अभिविन्यास का मतलब होता है, अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, अभिविन्यास का अभिप्राय होता है संगठन में जब नए कर्मचारियों को हम हायर करते हैं तो उनके जो पूरे पहले से जो एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग होते हैं उनसे परिचित कराना, उसे हम अभिविन्यास कहते हैं। अब अभिविन्यास प्रशिक्षण के द्वारा नए व पूर्व कर्मचारियों में टीम भावना का विकास होता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो पहले से वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं और जो न्यू वर्किंग एम्प्लॉयज़ आए उन दोनों में क्या होता है, टीम भावना का विकास होता है, जिससे वह एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिससे क्या होता है, वह एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और अभिविन्यास के द्वारा नए कर्मचारी अपने अधिकार व उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। उसे हम कहते हैं अभिविन्यास प्रशिक्षण। नेक्स्ट आपका आता है नव सिखुआ कार्यक्रम। इसके द्वारा कर्मचारी उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करने के लिए एक विशेष के अधीन काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो कर्मचारी होते हैं वो उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करने के लिए, मतलब हाई लेवल पर कौशल प्राप्त करने के लिए एक विशेष अधीन काम करते हैं, जो उन्हें कार्य के सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पहलुओं की जानकारी दी जाती है। इसमें क्या होता है, इनको दोनों ही कार्यों के दोनों ही जो आपके एक कार्य होता है सैद्धांतिक और दूसरा होता है व्यवहारिक, इन दोनों के पहलुओं की जानकारी दी जाती है। उसे हम कहते हैं नव सिखुआ कार्यक्रम। मतलब कोई एम्प्लॉयज़ नया नया ज्वाइन हुआ है तो उसको उस कार्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो वो क्या कहता है, उसको सीखने के लिए, उसको उसमें स्पेशल होने के लिए विशेष रूप से एक अधीन काम करता है और करने के बाद में क्या होता है, उसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पहलुओं की जानकारी दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं नव सिखुआ कार्यक्रम। नेक्स्ट आपका आता है संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त प्रशिक्षण में नेक्स्ट आपका आता है संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को तकनीकी व व्यावसायिक संस्था दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्रशिक्षण होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाता है, उनको प्रशिक्षण तकनीकी व व्यावसायिक दोनों के द्वारा दिया जाता है, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। उसे हम कहते हैं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। कैसे? संयुक्त द्वारा, मतलब एक साथ मिलाकर, ताकि कर्मचारियों को सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही प्रकार का ज्ञान दिया जा सके। इससे क्या होता है, जब हम संयुक्त प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें क्या होता है, हम तकनीकी और व्यावसायिक दोनों को मिलाकर उनको प्रशिक्षण देते हैं और दूसरा सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का जो ज्ञान है वो भी उनको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं संयुक्त प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट आपका आता है कार्य से परे प्रशिक्षण। फर्स्ट आपका हो गया, अभी आपकी सेकेंड है जिसपे क्या होता है कार्य से परे प्रशिक्षण। इसके अंदर क्या आता है, इस विधि का प्रयोग उस संगठन के द्वारा किया जाए
जिसको केवल योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उस संगठन के द्वारा किया जाता है जहाँ पर केवल योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जो अपने संगठनात्मक वातावरण में केवल अधिक कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस करता है। जो क्या होता है? अपने ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर केवल अधिक कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस करता है। इस विधि में प्रशिक्षार्थियों को कार्य से अलग हटकर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें क्या होता है? इस विधि के अंदर इसमें जो आपके प्रशिक्षार्थी होते हैं उनको कार्य से अलग हटकर भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कार्य से परे प्रशिक्षण। अब नेक्स्ट आपका आता है कार्य से परे प्रशिक्षण की मुख्य विधियां। फर्स्ट है प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। इस विधि में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक अलग से प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है, जिसमें कर्मचारियों के कार्य की देखरेख एवं अनुभवी प्रशिक्षित प्रशिक्षक के द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है? एक अलग से प्रयोगशाला बनाई जाती है। किस चीज़ के लिए? प्रशिक्षण के लिए, जिसे हम प्रशिक्षण केंद्र बोलते हैं। उसमें क्या होता है? कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख की जाती है और एक अनुभवी प्रशिक्षक के द्वारा की जाती है। जो प्रशिक्षित वहाँ पे एक पहले से ही एक प्रशिक्षण जो हमको सिखा रहा है वो पहले से ही मौजूद होता है, वो पहले से ही अनुभवी होता है, तो उसके द्वारा उसकी देखरेख की जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। नेक्स्ट आपका आता है कर्मचारी विकास। इसमें क्या होता है? कर्मचारी विकास से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत संगठन के अधिकारियों व अधीनस्थों को उसके वर्तमान व भविष्य दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारियों को प्रभावपूर्णता से पूर्ण करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि संगठन के अंतर्गत संगठन के जो अधिकारी होते हैं व अधीनस्थ होते हैं, उनके वर्तमान व भविष्य दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारियों को प्रभावपूर्णता से पूरे करने के लिए तैयार किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दो अधिकारी होते हैं, एक अधिकारी होता है और दूसरा अधीनस्थ होता है, उन दोनों को क्या है? उनको पहले से ही ये बताया जाता है कि भविष्य में किस प्रकार से कार्य करना है और किस प्रकार से जिम्मेदारियों को देखना है। तो उस चीज़ के लिए उनको पहले से ही तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं कर्मचारी का विकास। उनको पहले से ही भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार करना। अब कर्मचारी विकास की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है प्रबंधकों से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्मचारियों के संपूर्ण विकास पर जोर देना। इसमें क्या है? सबसे पहले प्रबंधकों से संबंधित विकास किया जाता है। सेकंड आपका आता है कर्मचारियों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाता है। थर्ड आता है प्रशिक्षण के पर शिक्षण पर जोर देना। मतलब प्रशिक्षण के ऊपर जो शिक्षण होता है, हमारी शिक्षा जो प्राप्त की जाती है, प्रशिक्षण कैसे देना है उसके लिए भी तो शिक्षा दी जाती है, उस पर जोर देना। नेक्स्ट आपका आता है प्रबंधकों को अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तैयार करना। जो प्रबंधक होते हैं उनको अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए पहले से ही तैयार करना। नेक्स्ट आपका आता है छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करना। अब आगे हम पढ़ते हैं कर्मचारियों की विकास की आवश्यकता। कर्मचारियों की विकास की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? फर्स्ट, प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व के काबिल बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, प्रबंधकों की पदोन्नति का रास्ता बनाना। हमें प्रबंधकों का प्रमोशन कैसे करना उसका रास्ता बनाने के लिए आवश्यकता होती है। संगठन की कार्यकुशलता को अधिक करने के लिए, प्रबंधकों के बाजार मूल्य में वृद्धि करने के लिए और प्रबंधकों को प्रभावी निर्णय लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें कर्मचारी की विकास की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रशिक्षण विकास में अंतर, जिसमें अंतर का आधार प्रशिक्षण और विकास। अंतर के आधार में फर्स्ट आपका आता है अर्थ। अर्थ में क्या है? प्रशिक्षण ज्ञान व कौशल वृद्धि की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास क्या है? सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, उद्देश्य। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कार्य संबंधित विशेष कौशल में वृद्धि करना, जबकि विकास का क्या है? इसका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में वृद्धि करना। नेक्स्ट है क्षेत्र। प्रशिक्षण का क्या है? प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित है और यह विकास का ही एक भाग है, जबकि विकास का क्या है? विकास का क्षेत्र प्रशिक्षण से अधिक विस्तृत होता है, ये प्रशिक्षण से बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। नेक्स्ट, प्रकृति। प्रशिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? कार्य से संबंधित। और विकास का क्या होता है? व्यक्ति से संबंधित। जॉब। प्रशिक्षण में ये जॉब का प्रधान होता है और विकास में क्या होता है? ये जॉब नहीं अपितु करियर प्रधान होता है। मतलब क्या है? प्रशिक्षण के अंदर ये जॉब का, ओनली जॉब का प्रधान होता है, जबकि विकास में क्या होता है? ये आपकी जॉब के साथ साथ करियर का भी प्रधान होता है, जिसे हम कहते हैं विकास और प्रशिक्षण में डिफरेंस। इन दोनों में ये सारे डिफरेंस पाए जाते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके साथ में आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। हैव अ गुड डे।